बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 साइंस का यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं कंटेंट्स की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस, ब्रेन टीजर्स और जो चैप्टर के अंदर मिनी एक्सरसाइज दी हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपने राइट ऑप्शन को इनसर्कल करना होता है या टिक करना होता है। So the question number 1 is the phenomena which does not lead to global warming is greenhouse effect, ozone depletion, डिफरेस्टेशन और फोटोसिंथेसिस। सो ऐसा फिनोमेना जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस नहीं बनता वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं और ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद अमल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल पिरामिड और प्रीडेशन। किसी भी इकोसिस्टम में जानदारों के खाने के लेवल को यानी फीडिंग लेवल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक एक्चुअली ट्रॉफ से निकला है जिसका मीनिंग है फूड यानी खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल पिरामिड और प्रीडेशन। ट्रॉफिक रिलेशनशिप को एक डायग्राम से जाहिर किया जाता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फूड चेन्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेब, ट्रॉफिकल लेवल, नन ऑफ अबव। यानी तमाम फूड चेन्स इकट्ठी होकर मिलकर क्या बनाती हैं? तो इसका आंसर है फूड वेब। फूड वेब भी हमने इस के एक लेक्चर में पढ़ा है। ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है फूड चेन्स का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। सूरज की एनर्जी को सबसे पहले कौन से जानदार इस्तेमाल में लाते हैं? तो वो हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। पौधे ही हैं जो सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करते हैं और हम उन पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे जानदार, ऐसे कंज्यूमर्स जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रे, प्रीडेटर, सिम्बियोंट, कंपटीटर। एंड द आंसर इज प्रीडेटर। प्रीडेटर शिकारी जानवर हैं जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं। Question number 7 is a relationship where two species live together closely is called। ऐसा ताल्लुक जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीडेशन, सिम्बियोसिस, कंपटीशन, नन ऑफ दीज। सो आंसर इज सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में दो स्पीशीज मिलकर रहती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। We can solve environmental problem by reducing pollution, plantation, protection of endangered species, all of these। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। यानी कि हम अपने माहौल को आलूदगी से पाक करें, प्लांटेशन करें और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को तहफ़्फ़ुज़ में लाएं। Question number 9 is ecological imbalance is caused by migration, overhunting, overpopulation, all of these। हमारा माहौल गैर मुतवाज़न क्यों होता है? तो इसकी वजह माइग्रेशन भी है, ओवर हंटिंग भी है, ओवर पॉपुलेशन भी है। ये तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे माहौल को गैर मुतवाज़न बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट शॉर्ट आंसर्स, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने 2 to 3 लाइंस में आंसर देना होता है उसका। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स? बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स बाय द डायग्राम्स that take the shape of pyramids
These diagrams are called ecological or biological pyramids. साइंसदान ट्रॉफिक रिलेशनशिप को एक डायग्राम से शो करते हैं, जिस डायग्राम को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं क्योंकि इसकी शेप पिरामिड जैसी होती है। इसको बायोलॉजिकल पिरामिड भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। वो कंज्यूमर्स जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच अ प्रीडेटर फीड्स इज कॉल्ड प्रे। और ऐसा जानदार जिसको खाया जाता है उसको प्रे कहते हैं। यानी शिकार और शिकारी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रीडेशन कहते हैं। प्रे एंड प्रीडेटर के दरमियान रिलेशनशिप को प्रीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। The oxygen cycle is process in which oxygen circulates between organisms and environment in a cyclic way. इसकी एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। इंसान सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। पौधे यही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और वो इंसानों के लिए ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये सारा काम एक साइक्लिक वे में होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। The carbon cycle is a process in which carbon circulates between organisms and environment in a cyclic way. कार्बन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, इसकी एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसान रिलीज़ करते हैं उसकी मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से पौधे अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सारा कुछ भी एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है जिसको कार्बन साइकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन को उर्दू में ग़ज़ाई जंजीर कहा जाता है। ये खाए और खाए जाने का सिलसिला है। जैसे पौधे को रैट खाता है और रैट को आउल खा जाता है, तो ये एक चेन बन रही है, इसको फूड चेन कहते हैं। डिफरेंट फूड चेन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। और मुख्तलिफ़ किस्म की फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पौधे को चूहा ही खा रहा है, पौधे को कोई और चीज़ भी खा सकती है, जैसे घास का टिड्डा या कोई और चीज़। अगर किसी प्लांट को कोई बकरी खा जाती है, वो बकरी खुद किसी भेड़िए का शिकार बन जाती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट फूड चेन्स आपस में मिलकर फूड वेब बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने का कोई एक तरीका लिखना है जो प्लांटेशन सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। प्लांटेशन इज़ द मेजर वे टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। प्लांट्स हैव नेचुरल एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। Planting more trees can reduce the level of air pollution. It also maintains the temperature of an area. दरख्त लगाना तो वैसे ही सदका जारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने दरख्तों में ये ख़ास सलाहियत रखी है कि वो हवा के जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, नकारा मादे हैं, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और हम इंसानों के लिए उस हवा को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। तो अगर हम प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हम बहुत से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ नेम सम ऑफ द फैक्टर्स विच कैन काज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हमारे माहौल को गैर मुतवाज़न बनाने वाले कुछ फैक्टर्स के नाम लिखें। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, जब कोई नई स्पीशी बाहर से आती है। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना। शॉर्टेज ऑफ फूड, खुराक की कमी। माइग्रेशन, हिजरत, यानी कि कोई भी जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, मूव कर जाना। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कि आपने पूरे चैप्टर को कितने एक रिस्पॉन्स के साथ पढ़ा है ये इसमें देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स आर हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट। कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल माहौल के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल
regulates the level of oxygen and carbon dioxide in environment. Amount of both these gases is balanced by these cycles which make our planet hospitable. पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के अमल में और इंसान ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों की मिकदार को इन्वायरमेंट में बैलेंस कौन कर रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल। ये ना ऑक्सीजन की मिकदार को माहौल में बढ़ने देते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को माहौल में बढ़ने देते हैं, बल्कि दोनों का तवाज़ुन रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट हॉस्पिटेबल है, यानी रहने के काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? एक्सप्लेन। क्या सूरज ही एनर्जी का सबसे मेन जरिया है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। Plants absorb sunlight and make their own food. Animals depend on plants for their food. In this way, sun is the main source of energy for all organisms. बिल्कुल जी, सन जो है वो सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं और इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और हम तमाम जानदार पौधों पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। तो इस तरह से सूरज जो है वो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग? ज़्यादा शिकार का क्या असर होता है माहौल पे? ओवर हंटिंग इज़ अ मेजर थ्रेट टू लाइफ ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। मैनी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स are at risk of extinction. These species are called endangered species like markhor in Pakistan. ज़्यादा शिकार करने से कुछ स्पीशीज़ नापैद हो रही हैं या उनके नापैद होने का ख़तरा है, तो उन स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल मादूम होने के, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं, जैसा कि पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर। मारखोर भी बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से बहुत ही कम रह गए हैं। एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट, जिसमें आपने खुद सोच समझ के अपने से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी विल नॉट वर्क टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? एज ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंक्रीजिंग, आइस कैप्स इन पोलर रीजन्स आर मेल्टिंग, सो द वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज इज़ इंक्रीजिंग. Weather and climate is also changing in different regions, so global warming is a big threat to life. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोलर रीजन्स में बर्फ़ पिघल रही है और उससे समंदरों और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है, जिससे फ्लड्स वगैरह का ख़तरा है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्सर जगहों पे वेदर और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो अगर हम इसको कम नहीं करेंगे, ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, तो ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डू द प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द बेस ऑफ द पिरामिड? प्रोड्यूसर्स को पिरामिड की बेस पर ही क्यों रखा जाता है? Plants are called producers because they synthesize their own food with the help of sunlight. All organisms depend on plants for their food, so producers are placed at the base of ecological pyramid. प्रोड्यूसर्स एक्चुअली प्लांट्स को कहा जाता है, और प्लांट्स ही वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, और हम तमाम जानदार पौधों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इस वजह से पौधों को यानी प्रोड्यूसर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड की बेस पर रखा जाता है, क्योंकि ये सब तमाम जानदारों की खुराक का जरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाइपोथेसाइज दैट व्हाट वुड हैपन इन द इकोसिस्टम इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज़ इज़ अफेक्टेड? अगर किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो जाती है तो उससे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? All species of plants and animals are interrelated to each other. They depend on each other. Some species are hunters and some are prey. So in this way, if population of one species is affected, it affects the whole ecosystem. तमाम जानदार, जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं या जानवर हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। तो अगर किसी एक स्पीशी की तादाद बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उससे ज़रूर दूसरी स्पीशीज़ की तादाद पे फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि कुछ स्पीशीज़ प्रीडेटर्स हैं और कुछ प्रे हैं, एक दूसरे का शिकार करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ब्रेन टीजर्स की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला ब्रेन टीजर है, व्हाट आर फॉसिल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट? Fossil fuels are hydrocarbons. They are made of two elements, carbon and hydrogen. Fossil fuels are used in homes to produce energy and provide heat in larger power stations. These are considered primary energy source. Fossil fuels actually hydrocarbons हैं। ये दो एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो सुई गैस हम घर में यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली फॉसिल फ्यूल की फॉर्म है। जो पेट्रोल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं या फैक्ट्रियों में या पावर स्टेशंस में जो भी एनर्जी के सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ डीकम्पोजर्स आर वैनिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ? अगर ज़मीन से डीकम्पोजर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? डीकम्पोजर्स एक्चुअली बैक्टीरिया और फंजाई को कहते हैं। Decomposers feed on dead things, dead plant materials and animals. If the decomposers are not present in an environment, the dead leaves, dead insects and dead bodies accumulate on the earth. They perform a valuable cleanup on earth. Decomposers actually तमाम डेड मटीरियल को खाते पीते हैं, जैसे डेड प्लांट्स हो गए या डेड एनिमल्स हो गए, इनको ये खाते हैं। तो अगर डीकम्पोजर्स को ही अर्थ से ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो हर जगह डेड बॉडीज़ अक्यूमुलेट कर जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, उससे माहौल में गंदगी फैलेगी। तो एक्चुअली ये बहुत ही क्लीन अप रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब इसी चैप्टर में एक मिनी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एसबीए की जो लास्ट टर्म में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मिनी एक्सरसाइज और ब्रेन टीजर में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ। वैसे इसका आंसर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में पीछे पढ़ चुके हैं। As global warming is increasing, ice caps in polar regions are melting, so the water level in water bodies is increasing. Weather and climate is also changing in different regions, so global warming is a big threat to life. कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोलर रीजन्स में बर्फ़ पिघल रही है, उससे वाटर बॉडीज़ में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे सैलाब वगैरह का ख़तरा है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग से आबो हवा और मौसम भी चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।